नमस्कार। देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। 17 दिन है और अब बस 2 मीटर की दूरी और बची है उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों तक पहुंचने के लिए। इंसान ठान ले तो फिर उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसी की मिसाल है ये रेस्क्यू ऑपरेशन, जो भारत में किसी टनल में अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है। थोड़ी देर पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने बताया था कि जिस पाइप से मजदूरों को निकाला जाना है वो दूसरी तरफ पहुंच चुका है, लेकिन अब इसमें करेक्शन हुआ है। एनडीए ने बताया है कि नहीं, अभी 2 मीटर और बाकी है। चट्टानों को चीरने वाली दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी और देश विदेश के तमाम एक्सपर्ट इस मिशन में लगे हुए हैं। हमारे यहाँ अब तो डॉक्टर भी दवा और दुआ रेफर करते हैं, इसीलिए आस्था भी जोर लगा रही है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने 41 मजदूरों के लिए पूरे देश से प्रार्थना करने को कहा था और लगातार पूरा देश पिछले 17 दिनों से इन 41 मजदूरों के लिए प्रार्थना कर रहा है। 140 करोड़ देशवासी, हर देशवासी इन 41 लोगों के लिए दुआ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, भगवान से ये कह रहा है कि इनको बाहर जल्दी से जल्दी आने दिया जाए। सिलक्यारा टनल के बाहर ऑस्ट्रेलिया के टनल एक्सपर्ट प्रोफेसर अर्नाल्ड डिक्स भी बाबा बौखनाथ की पूजा करते नजर आए। जैसे ही ऑपरेशन पूरा होगा, मजदूरों को अस्पताल ले जाया जाएगा। 41 एम्बुलेंस पहले से खड़ी कर दी गई हैं। सेना का चिनूक हेलीकॉप्टर भी बाहर तैयार खड़ा है। इस वक्त पूरे देश की नजर इस टनल के मुहाने पर है। आगे आगे पूरे रेस्क्यू टीम खड़ी है, उनके पीछे 41 मजदूरों का परिवार है जो प्रार्थना कर रहे हैं कि ये इंतजार आज ही खत्म हो जाए। और इन सबके पीछे राजनीति भी खड़ी है, जो सीधे सीधे खुली आंखों से शायद आपको दिखाई नहीं देगी। उसके लिए मैं आपको एक अलग तस्वीर दिखाऊंगा और आगे पूछूंगा कि कैसे वक्त भी राजनीति करना जरूरी है। जाहिर है आइंदा ऐसे हादसे ना हो, इस पर आगे बहस होगी, लेकिन इस वक्त सियासी छींटाकाशी करना जरूरी है क्या? When we have 41 men, I'll talk to everybody forever. हम डटे हुए हैं, 24 घंटे प्रयास कर रहे हैं। हमें प्रार्थना करनी है उन श्रमिकों के सकुशल निकलने के लिए। हमें हिम्मत देनी है, हौसला देना है श्रमिकों के परिवार को कि पूरा देश आपके साथ है। तो कुछ पॉलिटिकल मुद्दे भी होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर आप हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं और नहीं देख रहे हैं तो देखें और दुआ करें उन 41 लोगों के लिए। कौन कौन से खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं? मेरे साथ पीके मिश्रा जी जुड़ गए हैं, एनडीआरएफ बटालियन गुवाहाटी के, वो उन्होंने पहली एनडीआरएफ की बटालियन जो है वो खड़ी की थी। पीके मिश्रा साहब एक सेलिब्रिटी पुलिस ऑफिसर हैं। मेरे साथ नवीन भटनागर जी जुड़ेंगे, फॉर्मर डीआईजी हैं एनडीआरएफ के। मेरे साथ अखिलेश प्रताप सिंह जी जुड़ गए हैं, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। और मेरे साथ जो है डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अंजलि, क्या खबर मिल रही है? मैं देख रहा हूं लगातार आप भी लगी हुई हैं, जिस तरह से वहां पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, आप भी हर एक मिनट की रिपोर्ट पहुंचा रही है। मुझे बताइए और कितना इंतजार और क्या होगी उनको निकाल के लाकर, क्या एसओपीज होंगी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसके बारे में बताया गया है अभी तक आपको? जी देखिए, बिल्कुल इंतज़ार थोड़ा और करना पड़ेगा, जैसा अभी एनडीएमए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया गया। चूंकि 41 लोग हैं और उनको पाइप के जरिए बाहर निकालना है, 800 mm का दायरा है, तो इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगेगा, यानी करीब 3 से 4 घंटे का वक्त दिया गया है, जो और लग सकता है। एक एक करके लोगों को बाहर निकाला जाएगा और इसके बाद यही टनल के अंदर ही एक अस्थायी अस्पताल भी कह सकते हैं जो तैयार कर दिया गया है। वहाँ बेड्स लगा दिए गए हैं, स्टैंड बाय एम्बुलेंसेज टनल के अंदर ही मौजूद है, डॉक्टर्स की एक टीम टनल के अंदर मौजूद है। तो जब लोगों को बाहर निकाल कर लाया जाएगा तो सबसे पहले जो प्राइमरी एड से जुड़ी चीज़ें हैं वो उनको मुहैया कराई जाएंगी। 17 दिन से ये लोग अंदर फंसे हुए हैं, किस मनोस्थिति में होंगे इसका भी ध्यान रखा गया है। एकाएक बाहर आएंगे तो क्या उसका कोई असर पड़ेगा, इसके लिए मनोचिकित्सक भी यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं जो डॉक्टर्स की टीम के साथ मौजूद है। और जब एक बार सब बाहर आते हैं तो सबसे पहले यही देखा जाएगा कि क्या किसी को कोई प्राथमिक
चिकित्सा की ज़रूरत है, किसी को कोई इमरजेंसी सिचुएशन तो नहीं है, उन तमाम चीज़ों के लिए प्रोटोकॉल के मुताबिक जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो यहाँ पर तैयार कर ली गई हैं। एम्बुलेंसेज यहाँ पर बुला ली गई हैं और एक बार जब लोग बाहर आना शुरू करते हैं तो एम्बुलेंस के जरिए उनको अस्पताल तक पहुँचाया जाएगा, क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है, 24 घंटे की मॉनिटरिंग ज़रूरी है। एक ग्रीन कॉरिडोर जो है वो तैयार किया गया है। जैसे ही एम्बुलेंस यहाँ से रवाना होने के लिए तैयार होंगी, ये ग्रीन कॉरिडोर एक्टिवेट हो जाएगा। पूरे रास्ते में तकरीबन 1 से सवा घंटे का वक्त लगेगा उस अस्पताल तक पहुंचने पर, जो खास तौर पर तैयार किया गया है। तो उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया है, जिसपे तमाम जो पुलिस की टीम है पूरे रास्ते में एस्कॉर्ट करेगी ताकि रास्ते में कोई व्यवधान ना आए। तो कुछ इस तरह की तैयारियां जो है वो यहाँ पर की गई हैं और अब इंतजार बस उस तस्वीर का किया जा रहा है कि जल्द से जल्द ये लोग सकुशल बाहर आए। जी अंजलि, आपने कहा 41 श्रमवीरों को क्या किस तरह की दिक्कतों का सामना पिछले 17 दिन के अंदर किया गया, थोड़ा संक्षेप में तेजी से मुझे बता दीजिए। देखिए, जहां तक बात करें रेस्क्यू ऑपरेशन की, तो कई बार ऐसा लगा कि ब्रेक थ्रू जो है वो मिल गया है, कई बार ऐसे पॉइंट्स आए, लेकिन कुछ ना कुछ अड़चन जो आई वो तकनीकी अड़चनें थी। जैसे कई बार लोहा रास्ते में आ गया मशीन के, या लोहा आने के बाद ब्लेड्स जो है मशीन के फंस गए, उस ब्लेड्स को काट के बाहर निकालना बहुत बड़ी चुनौती थी। तो ये तमाम तकनीकी चुनौतियां आई। इस बीच में जो रेस्क्यू टीम है उनके लिए भी बहुत बड़ी चुनौती की बात थी कि आप 800 mm के पाइप के अंदर जाते हैं, गैस कटर लेकर आप लोहे का सरिया काट रहे हैं, ब्रीदिंग एपरेटस लेकर जाते हैं, पर लोहे के पाइप के अंदर हीट जनरेट होती है तो वो ब्रेक लेने के लिए बाहर आना पड़ता है। तो ये सब प्रक्रियाएं जो है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को बहुत जटिल बनाती हैं। हालांकि इन सभी जटिलताओं को तोड़ते हुए अब ये रेस्क्यू टीम तकरीबन आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है। जी ठीक है, आप जिन्हें आपने कहा आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है। मैं आगे चलता हूं, आप भी थोड़ा अपने गले को दें। आप, मुझे लग रहा है कि आपको भी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि वहां पे मौसम बहुत ठंडा है और जो लोग वहां काम कर रहे हैं वो किस तरह की मानसिक शारीरिक चुनौतियों में, और वो 41 मजदूर जिनके लिए पूरा देश प्रार्थना कर रहा है। पीके मिश्रा साहब, समझना चाहूंगा कितना डिफिकल्ट है ऑपरेशन, और इस जज्बे को क्या कहेंगी आज 140 करोड़ देशवासी ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि टनल से ये 41 हमारे जो श्रमवीर भाई हैं वो बाहर आए। बिल्कुल, आप देखिए 17वां दिन पूरा देश इंतज़ार कर रहा है 41 मजदूर कब आएंगे, हमारे बाहर को आएंगे और सूरज का किरण और चांद का रोशनी दिखेंगे। लेकिन हमें पता है आज चांद का रोशनी ज़रूर देखेंगे ही देखेंगे। और जो तकलीफ़ हुआ, मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं ये पर्टिकुलरली जो रैट माइनर्स हैं और NDRF SDRF जवानों को मैं सैल्यूट करता हूँ। इतना दिन लगा क्योंकि टेक्निकल बाधा जो होता है इस टाइप का ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा आया। तपोवन का इंसिडेंट आपको पता है जैसे हुआ था, लेकिन ये जो टनल का इंसिडेंट हुआ ये टेक्निकली एक अलग चीज़ है। इससे बहुत कुछ सीखने को हमको मिलेगा, क्योंकि अर्थक्वेक का इफेक्ट क्या होता है, वाइब्रेशन का इफेक्ट क्या होता है, अगर मशीन काम नहीं करेगा तो क्या होता है, रैट माइनर्स कैसे काम करते हैं, पाइप कैसे देना पड़ता है, ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे देना पड़ता है, ब्रीदिंग ऑपरेटर्स कैसे देना पड़ता है, वायर कटर को आपको गैस कटर से कैसे पाइप के अंदर से जा करके कट करना पड़ता है। ये सब चीज़ जो है इतना टेक्निकल चीज़ इसमें है, इसमें वही टेक्निकल चीज़ काम कर सकते हैं। लेकिन दीपक जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, टेक्निकल के साथ साथ आप देख लीजिए कि हमारा जो रैट माइनर्स थे हम उनको भी क्रेडिट देना चाहिए। उन्होंने अगर मशीन खराब होने के बावजूद उन्होंने देखिए जो 800 mm पाइप के अंदर जा करके उन्होंने एक रॉड को काट करके उन्होंने खोदाई करके अपना जो छोटे छोटे इक्विपमेंट है, टूल्स हैं, तो उससे कट करके उसके खुदाई करके ट्रॉली में जो मलबा निकाल करके ब्रीदिंग apparatus ले करके वो उन्होंने वो लास्ट 2 पाइप जो थे 6-6 फीट का उन्होंने लगाए थे और क्रेडिट उनको भी जाता है। लेकिन इसमें सफलता हासिल हुआ है। 17वां दिन हमारे जो जितने उनके जो रिश्तेदार वहाँ पर बैठे उनका चेहरा देखने को मिलेगा, उनका चेहरे में जरूर मुस्कान आ चुका है और ये मुस्कान जरूर आज चांद के साथ ये मुस्कान रहेगा। लेकिन मैं टेक्निकलिटी बता रहा हूँ क्योंकि हम जो है इस बार पहले बार अगर मशीन का कार्य में देखें कि बाधा आ रहा है और उसमें जो है NDRF के टीम जब चार रॉड को काटे थे उसके अंदर जा करके उसके बाद भी बाधा आया और अगर मशीन काम करना बंद किया। रैट माइनर्स कहाँ से, इंदौर से और दूसरे जगह से मंगाए गए
और उनका एक्सपर्टी भी उनको लेना पड़ा, तो वो एक्सपर्ट है उसमें काम करने के लिए। मैं ये बताना चाहता हूं कि 60 फीट या 55 मीटर इस 2 फीट का पाइप के अंदर जा करके इतना क्लस्ट्रोफोबिया रहता है, और ब्रीदिंग apparatus लेकर के छोटे छोटे काम करना और खोदाई करना, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। सिर्फ बोलने से हम बता देते हैं, लेकिन हमें पता है कि वो लोग कैसे काम किए थे। हेड्स अप टू देम एंड सैल्यूट टू देम। लेकिन अभी ऑलरेडी दोनों पाइप निकल चुका है और बाहर वहाँ पर कनेक्ट कर चुके हैं। एनडीआरएफ के जो जवान से उन्होंने मॉक ड्रिल कर चुके हैं कि कैसे मजदूरों को बाहर लाना पड़ेगा, और वो भी टेक्निकी है। मजदूरों जो सोचते हैं कि हमने 41 के 41 को बाहर निकाल देंगे, ये नहीं होगा। ट्रॉली जो बना है, इसका जो मॉक ड्रिल हुआ है, ट्रॉली अंदर को जाएगा, उसमें एक मजदूर को लेटा जाएगा और उसके पीछे एक पुश करने के लिए एनडीआरएफ के जवान रहेगा, और उसके बाद उसको पुलिंग किया जाएगा बाहर से। एनडीआरएफ के जवान पुल करेंगे। वो आने के बाद इस ट्रॉली को फिर अंदर देना पड़ेगा। तो एक मजदूर को आने के लिए और ट्रॉली जाने के लिए आप देख लीजिए 6 मिनट लगेगा, तो 41 हो जाएगा। तकरीबन 3 घंटा ये लगेगा। पूरे 41 मजदूर को बाहर लाने के लिए 3 घंटा लग जाएगा सुचारू रूप से काम करने में। तो ये बड़ा टेक्निकलिटी है। आप ये मत समझे कि वहाँ 41 और एक के बाद एक तुरंत निकल आएंगे, नॉट पॉसिबल। और जो एक जब बाहर आएंगे, उनको जो मेडिकल टीम ऑलरेडी टनल के अंदर मौजूद है, उनको टेस्ट करेंगे। लेकिन मेन चीज़ है, ये जब मजदूर अपना जो ब्रीदिंग apparatus लेकर के 60 मीटर दूरी वो पार करेंगे 2 फीट का पाइप में, वो भी चीज उनको ब्रीफिंग किया जाता है कि ये तकलीफ रहेगा आप लोगों को, उनको बताया जाएगा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा अंदर में। ठीक है, मैं सीधे एक बार अंजलि के पास फिर से चलता हूं। अंजलि, बहुत रिकैप करना चाहे हमारे दर्शक जो चाहते हैं कि समझें कि हुआ क्या था इन मजदूरों के साथ, एग्जैक्टली क्या हुआ था इस टनल के अंदर जो मजदूर इस तरीके से 17 दिन फंसे रहे। हालांकि मैं देख रहा हूं कि कहीं 15 दिन बाद निकाला गया है थाईलैंड के अंदर, कहीं 18 दिन बाद निकाला गया है। तो ये बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम होता है। तो क्या गड़बड़ हुआ और उसके लिए क्या प्रिकॉशंस ले? जी देखिए, बिल्कुल जब इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो 12 नवंबर को जब टनल का एक हिस्सा धंसा था और उसके बाद 41 मजदूर जो हैं वो अंदर फंस गए थे, और टनल का ये हिस्सा जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, इससे करीब 200 मीटर आगे ही मलबा जो है वो गिरा था। इसके ठीक पीछे करीब 60 मीटर का ये मलबा है, तो 260 मीटर की ही दूरी है, लेकिन इसको तय कर पाने में 17 दिन का वक्त लगा, क्योंकि ये रेस्क्यू ऑपरेशन एक तरह से बहुत जटिल रहा। 12 नवंबर के बाद जब एक आम ड्रिलिंग मशीन से मलबे को ड्रिल करने की कोशिश की गई तो उसमें सफलता हाथ नहीं लगी, और 15 नवंबर को पहली बार यहाँ पर ऑगर मशीन जो है वो लाई गई थी। उसके बाद जो प्रोसेस शुरू हुआ ऑगर के जरिए ड्रिल करने का, 16 नवंबर को बड़ी सफलता भी हाथ लगी थी। करीब 24 मीटर तक पाइप जो है वो रातों रात डाल लिया गया था, और उस दिन लग रहा था कि अब इंतजार जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके बाद ऑगर ने के रास्ते में पहला व्यवधान आया था, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में एक हॉल्ट आया। करीब 24 से 48 घंटे का पूरी रणनीति चेंज की गई और फिर अलग अलग प्लान पर काम करना शुरू किया गया। तो हम तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखाते रहेंगे कि किस तरह से जो 260 मीटर की दूरी हम बात कर रहे हैं, जहां पर वो मजदूर फंसे हैं, वो कितना उस तक पहुंच पाना कितना मुश्किल रहा है। और ये अभी जो आप रेस्क्यू टीम आप देख रहे हैं, टनल के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि वहां पर किस तरह की हलचल है। और ऑगर मशीन की हम बात कर रहे थे, जब पहली बार व्यवधान आया था उसके बाद 6 विकल्पों पर काम करना शुरू किया। यहाँ पर जो टीम पहुंची, पीएमओ के ऑफिशियल्स पहुंचने के बाद इन 6 विकल्पों पर जब काम करना शुरू हुआ तो अलग अलग तरीके से, यानी टनल के हर हिस्से से मजदूरों तक पहुंचने का एक प्लान बनाया गया। उस पूरी प्लान पर काम करना जो शुरू किया गया, और सबसे फिजिबल ऑप्शन वो तब भी यही माना गया था कि यहाँ से टनल का ये जो हिस्सा है सिलक्यारा के एंड का, यहाँ से मजदूरों तक पहुँचना सबसे आसान होगा। हालांकि वो उतना आसान रहा नहीं, क्योंकि ऑगर मशीन के जरिए जब दोबारा से काम करना शुरू किया गया, एक बैकअप मशीन भी मंगाई गई, तो लोहे के सरिया जो रास्ते में आने शुरू हुए। तो जैसा अभी हमारे एक्सपर्ट भी बता रहे थे कि उस 800 mm के पाइप के अंदर जब लोग जाते हैं गैस कटर लेकर, ब्रीदिंग अपरेटस लेकर जाकर उस लोहे के सरिया को काटते हैं, फिर वापस आते हैं, ये बहुत जटिल प्रक्रिया थी जिसका तोड़ निकाला गया। हमारे तमाम जो रेस्क्यू टीम के जवान हैं उन्होंने इस काम को अंजाम दिया,
उसके बाद एक बार फिर से मशीन चलनी शुरू हुई। 24 नवंबर को ये माना जा रहा था कि तकरीबन ऑपरेशन जो है वो पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद ऑगर का ब्लेड जो है फंस गया। तो सबसे बड़ी अड़चन इस रेस्क्यू ऑपरेशन में वही आई थी। जी ठीक है अंजलि, आएंगे आपके पास। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, अखिलेश प्रताप सिंह जी मेरे साथ हैं, मिश्रा जी लगातार बने हुए हैं। सुधांशु जी, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आज पूरे 140 करोड़ देशवासी टकटकी लगाए देख रहे हैं कि हमारे 41 श्रमवीर बाहर आए, इस पर आप क्या कहेंगे? और यही बात अखिलेश जी मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, राजनीति पर बाद में जाएंगे। देखिए दीपक जी, अगर इस चीज को देखें तो यह भारत के इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण और दुर्धर्ष बचाव अभियानों में से एक था, और पूरे देश की इस समय संवेदना और ध्यान इसी बिंदु पर केंद्रित था कि हमारे वो 41 श्रमिक जो हैं वो किस प्रकार से वहां पर सुरक्षित हों, स्वस्थ हों और बाहर आ सकें। आज जिस प्रकार से लग रहा है कि वो शीघ्र यदि वापस बाहर आ जाएंगे तो सिर्फ उनके परिवार ही नहीं, पूरे उत्तराखंड के लोग ही नहीं बल्कि भारत में सभी लोग निश्चित रूप से इस बात पर चैन की सांस लेंगे। और कहीं ना कहीं इसमें हमारे जो अन्य फोर्सेस हैं, रेस्क्यू में लगी हुई टीमें हैं, एनडीआरएफ के लोग हैं, उसके टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, उन सारे लोगों की एक भूमिका रही है। हाँ, यहाँ पे एक और बात करना चाहूँगा, जैसे अभी आपके एक्सपर्ट करें, देखिए बहुत ही तकनीकी रूप से जटिल मुद्दा है, क्योंकि जिन लोगों ने थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, जो सॉइल की स्ट्रेंथ और कैसे होता है। और यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों में एक बात और ध्यान रखने की बात है, जो हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है वो जो भारत की तरफ है, वो अपेक्षाकृत वहाँ के ऊपर भूस्खलन या जो भी टसल है वो अधिक होता। आप देखते हैं भूकंप भी इस क्षेत्र में अधिक आते हैं, नेपाल के आसपास भूकंप अधिक आते हैं, क्योंकि जियोलॉजिकल चर्निंग भी इधर साइड ज़्यादा होती है और भूस्खलन भी अधिक होता है। उधर चाइना की तरफ जो पठार का इलाका वो थोड़ा सॉलिड की तरफ ज़्यादा है। ऐसे बहुत से तकनीकी पक्ष हैं, जियोलॉजिकल है, टेक्निकल है, सिविल इंजीनियरिंग का एस्पेक्ट है। इसलिए मैं मानता हूं इसे पूरी तरीके से केवल एक अगर ये कहा जाए, इसको तकनीकी दृष्टि से देखना चाहिए और इसको सामाजिक दृष्टि से देखना चाहिए। और मैं मानता हूं कि अगर ये चीज होती है तो ये दर्शाता है कि एक से एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में भी भारत अपने नागरिकों की, अपने श्रमिकों की रक्षा करने में, सुरक्षा करने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। प्रधानमंत्री जी ने, भारत की सरकार ने, उत्तराखंड की सरकार ने। मेरे विचार से ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते होंगे जब इस ढंग के रेस्क्यू ऑपरेशन पर पीएमओ सीधे अपनी नजर रखता हो और पल पल की, क्षण क्षण की जानकारियां लेते हुए उसके प्रति पूरी संवेदनशीलता के साथ सतर्कता और सजगता को दिखाता रहता हूं। ठीक है, मैं सीधे अखिलेश जी के पास चाहूंगा। अखिलेश जी, आज क्या प्रार्थना करेंगे इन 41 श्रमवीरों के लिए? सबसे पहले दीपक जी, मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि जो 2 मीटर की दूरी है वो सकुशल नाप ली जाए और हमारे मजदूर सुरक्षित बाहर आएं। ये ईश्वर से यही प्रार्थना है और पूरा देश प्रार्थना कर रहा है, और हमें उम्मीद भी है कि हम कामयाब होंगे और हमारे मजदूर सकुशल सुरक्षित बाहर आएंगे। दूसरी बात, देखिए, जब इतने बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं तो उसकी हर तरह की भूमिकाओं पे प्रोजेक्ट बनाने वाले लोग ध्यान देते हैं। वहाँ की भौगोलिक, वहाँ के मौसम की, वहाँ के प्रोजेक्ट बनते समय किस किस प्रकार की अनहोनियाँ आ सकती हैं, उससे त्वरित बचाव और त्वरित अपने कर्मों में, क्रियाकलापों में जो ले रहे हैं निर्माण कार्य का, उसमें बदलाव करने की भी तरकीबें ज़रूर उसमें रखते हैं और सेफ गार्ड बना के रखते हैं, ज़रूर इसमें बनाया होगा। अब लेकिन कहीं ना कहीं किसी चीज़ की प्रकृति है, कहीं कोई चीज़ छूट गई, नहीं हो पाई उस चीज़ों के कारण, जिस कारण से यह हादसा हुआ। तो अब ये तो कहा नहीं सकता कि बचाव के प्रयास नहीं किए होंगे, यथावत जरूर किए होंगे। किसी नए तरीके की समस्या आ गई होगी, किसी नई बात आ गई होगी, उसको समझना और भविष्य के लिए इस चूक को कैसे मीट आउट किया जाए, उसके लिए भी हमारे इंजीनियरों के लिए एक सबक होगा। तीसरी बात, अभी कुछ दिनों पहले आपने खुद भी स्टोरी की होगी, टेहरी में और कई जगह और वहाँ पे गांव और जिले धंसने लगे थे। अब ये हमें नहीं पता कि जो है उस इलाके के हिमालय के जो हालात हैं इस टाइम प्रकृति के कारण, हमारा जो हिमालय क्षेत्र है वो अभी उतना
सॉलिड रॉक से नहीं है, तो जब वहाँ इर्द गिर्द इतने गांव और शहर के ऊपर विपत्ति आई तो उसका ध्यान रखा गया था कि नहीं रखा गया था, ये तो ज़रूर हमें अपेक्षा है कि रखे ही होंगे। तो कुल मिला के हम यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले हमारे मजदूर बाहर आएँ। तीसरी चौथी बात जो है कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज और हो जानी चाहिए कि इस तरह की अपेक्षित किसी भी दुर्घटनाओं को ये और कम समय में हम उसका निराकरण कर सकें। और सरकार का, इस तरह की एजेंसियों का, प्राइवेट एजेंसियों का, इस देश में और तरह के जो इंडिपेंडेंट काम करने वाली इस तरह की एजेंसियां हैं, उनको भी और बेहतर तरीके से, क्योंकि हमें बाहर से भी अगर कोई टेक्नोलॉजी या किसी एक्सपर्ट को बुलाना पड़ रहा है, तो आज हमें हिंदुस्तान में, जबकि हमारा डेवलपमेंट कार्य और भी जगहों पे चल रहा है, तरह तरह की और भी समस्याएं आती रहती हैं, तो इसके दुर्घटनाओं के संभावनाओं के, नाना प्रकार की संभावनाओं के अपनी एक अपेक्षा करके कि हो सकती हैं, और उसके निराकरण के लिए ऐसे इक्विपमेंट, ऐसे टेक्नोलॉजी, ऐसे हमारे पास टेक्निकल हैंड और बेहतर हो, जिससे हमें ये जो 17 दिन का समय लग रहा है, हम इसको बहुत खराब या बहुत बुरा या बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम प्रयास हमें करना चाहिए कि हम और अधिक से अधिक कम समय में अपना काम पूरा कर लें, जिससे जो हमारे एक देश की जो छवि है उससे ये भी जाए कि हम इतने सक्षम हैं कि इस तरह की समस्याओं से निपट पाने में हमने तुरंत कार्रवाई की है। ठीक है, मैं अब आपको एक ट्वीट दिखाता हूं। सरकार बनी थी 2004 में, मैं 1 मिनट खत्म कर दूं, क्योंकि यहाँ पे एमडीआरएफ की बड़ी भारी भूमिका है। और जब कांग्रेस बनी थी केंद्र में 2004 में, तो कांग्रेस की सरकार ने, उसमें मनमोहन सिंह जी की सरकार ने ये, और गृह मंत्रालय ने ये विचार आया कि इस देश में इस तरह से जो घटनाएं होती हैं, चाहे प्राकृतिक आपदा या किसी और प्रकार की, उसके लिए हमारे पास एक एक्सपर्टीज की पूरे व्यवस्था चाहिए पूरे देश के चप्पे चप्पे पे। तो एमडीआरएफ की वहाँ पे संरचना की गई थी। महामारियों से लेकर के एमडीआरएफ ने, आपको आश्चर्य होगा दीपक जी, कि इंसेफ्लाइटिस को महामारी घोषित करके एमडीआरएफ को दिया गया था। और लोग भले आज अपने आप को पीटते हैं, राहुल गांधी जाके गोरखपुर में पहली बार एमपी थे, जा करके वहाँ पे देखा और उसको एमडीआरएफ में दिया। 20 जिले दिए एमडीआरएफ ने, पूरी वहाँ पे एक एक गांव में जहाँ पे इंसेफ्लाइटिस से लोग मरे थे, वहाँ का पानी, वहाँ पे मच्छर, वहाँ पे दवा छिड़कना और किस तरह से इसका ट्रीटमेंट होगा, कैसे लोग ले जाएंगे, और उसको अटैच किया ये अपना ग्राम विकास मंत्रालय से, इसकी योजनाएं जो लागू की गई। तो आज हम उसमें एमडीआरएफ ने हमें इंसेफ्लाइटिस को कंट्रोल करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ये एक दूरदर्शिता थी। मेरे कहने का मतलब ये कि कांग्रेस की उस समय की सरकार ने एक दूरदर्शी कदम उठा करके निर्णय लेकर एमडीआरएफ की स्थापना की और कहा कि राज्य भी इसी तरह के बनावें। अधिकांश राज्यों ने भी इसी तरह की स्टेट लेवल पे अपनी बना रखी हैं, और एमडीआरएफ के जवान, जो हमारे मजदूर इस बचाव कार्य में टेक्नीशियन, इंजीनियर लगे हैं, उनको खुले दिल से उनको शाबाशी, उनको धन्यवाद दिया जाना चाहिए। हमारे मजदूर जैसे सुरक्षित बाहर आते हैं, ये सब साधुवाद के पात्र हैं। ठीक है अखिलेश जी, अब मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि सुधांशु जी ने भी अपनी बात कही, आपने भी अपनी बात कही, सभी ने अपनी बात कह दी है। नवीन भटनागर जी के पास भी मैं जाऊंगा। आप चाहें तो अंजलि को थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो, नहीं वरना अंजलि फ्रेम में हमारे बहुत अच्छी दिख रही है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पे हमारी एक सहयोगी लगातार 17 दिन से डटी हुई है। तो अखिलेश जी, मैं एक ट्वीट दिखाता हूँ आपको, ये कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से सुबह 10 बजे के आसपास हुआ है। इसमें टनल का शॉट है, दिखा रहा हूं मैं। इसमें टनल के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खड़े हुए हैं और कांग्रेस कह रही है कुछ कैमरे वगैरह लगवाएं तो साहब के दर्शन हो जाएं। सर थोड़ा रुक नहीं सकते थे? यहाँ 41 शववीरों की जिंदगी फंसी हुई है, जिसको जो जितना कर सकता था किया जा रहा था। आप एक इस तरह का ट्वीट करते हैं, क्या उचित है? और क्या आपने ट्वीट देखा है अखिलेश जी? आप ये बताइए, एमडीआरएफ या इस तरह की चीजें गृह मंत्रालय में आती हैं, हमारे गृह मंत्री जी को कभी देखा कि इस तरफ के बचाव कार्यों के 14 दिनों में उन्होंने कोई मीटिंग ली और कोई बड़े कार्यक्रम आयोजित करके अधिकारियों के साथ बैठक करके किया? वो तो चुनाव प्रचार में थे। और ये सबको पता है
कि जहां कहीं अच्छा होने की संभावना होती है, हमारे प्रधानमंत्री, अभी भी तमाम लोग कह रहे हैं कि हो सकता है प्रधानमंत्री जी पहुंच जाए टनल पे। तो ये एक विचार लोगों के दिल में बैठ चुका है कि क्रेडिट लेने का। अरे भाई, जो होगा क्रेडिट अपने आप सरकार को मिलता है। आपकी इतना बड़ा हादसा हो गया, हम बहुत ज्यादा छिद्र निवेशन में जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन जिस गति से हमारी रणनीति बननी चाहिए थी, वो आज हम इस पर नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन ट्वीट क्यों किया? नहीं जाना था तो गृह ट्वीट क्यों किया? मंत्रालय या अखिलेश जी, बताइए प्रधानमंत्री ना। क्यों ना करें? विपक्ष हम हैं। आपकी जो है नाकामियों और आपकी ढीलेपन से और आपके इग्नोरेंस पे ध्यान दिलाना हमारा काम है। और आपका ये स्वभाव है कि जहां होता है वहां आप क्रेडिट लेने सबसे पहले पहुंच जाते हैं। आपको याद है जब मुख्यमंत्री थे आदरणीय मोदी जी, गुजरात के इसी उत्तराखंड में वो जो त्रासदी आई थी, फ्रंट पेज पे बताया कि 2 इनोवा गाड़ियों से उत्तराखंड के लोगों को किस तरह से बचाया। यही प्रधानमंत्री जी हैं। जब मुंबई अटैक हुआ था तो वहां जाकर के सरकार के खिलाफ सरकार को कोस रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मनमोहन सिंह जी को। आप भूल जा रहे हैं। हम तो सिर्फ आईना दिखा रहे हैं। हमारा काम यही है कि अगर आप कहीं ढीले पड़ रहे हैं, कहीं शिथिल पड़ रहे अच्छा, हैं, आज कहीं का दिन सजग उचित है नहीं ट्वीट के लिए? है, आगे भविष्य के लिए चेतन जी। आज का दिन उचित था ट्वीट के लिए? क्या जब कहा मामला इतना संवेदनशील हो, आज का दिन उचित था ट्वीट के लिए? अखिलेश जी, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं। राजनीति बुरी चीज नहीं होती है, जान लीजिए। राजनीति चेताने की चीज होती है, उसको आप राजनीति समझते हैं। राजनीति आपको आगाह करने की चीज होती है। राजनीति होती है कि आपको कम से कम मर्यादा में आप अपने आप को बांधें कि यार लोग क्या कर रहे हैं, मैं लग रहा ठीक काम नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मुझे और तेजी से स्फूर्ति से काम करना चाहिए। कोई इसलिए नहीं कहता है कि आप काम ना करें, आपको और एक्टिव बनाने के लिए लोग आप पे आपकी कमियों की तरफ इंगित करते हैं। मतलब प्रधानमंत्री पूरे एक्टिव नहीं है अखिलेश जी, मैं मतलब निकालूं इसका? तो किससे होगी? क्या पूरे एक्टिव नहीं है प्रधानमंत्री जी? देखिए, मैंने कहा, आपने कहा और एक्टिव हो जाए, मतलब पूरे एक्टिव नहीं है इस मामले में? क्या नहीं, मैंने कभी कुछ किया इतने दिनों में? इन लोगों ने कोई ऐसी हरकत देखी आपने कि इस टनल में फंसे लोगों को सरकार कितनी गंभीर और संवेदनशील है? कैसे बनाइए, किस लोगों ने बनाया इसके डिजाइन, कैसे कैसे क्या क्या खतरों को संभावित आकलन किया, जवाब ले लेते सुधांशु जी होने से। के बचाव के क्या क्या उपाय किया। ये देखिए, ये सारी चीजें सिर्फ आप ये कहें कि यदि कोई किसी शिथिलता पे ध्यान उठा रहा है तो उसे नहीं उठाना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, शिथिलताओं पे अगर किसी को भी लगता है कि शिथिलता है, हो सकता है शिथिलता हो या ना हो, ये लोग विचार करें, लेकिन प्रश्न तो सरकार से करने से सरकार को बल मिलता है, उसे काम ये करने की ट्वीट और करके प्रेरणा दिखा मिलती दीजिए है। ट्वीट। इसे आपको negativity बल दे रहे नहीं थे लेना सुधांशु जी, बताइए। आपको बल दे दिया, अब अखिलेश जी की नसीहत को आप लेंगे, प्रधानमंत्री और एक्टिव बनेंगे, शिथिलता दूर होगी उनकी? देखिए, वैसे तो आज के दिन हम लोग का विचार था कि इस विषय के ऊपर राजनीति न होती, परंतु अखिलेश जी ने कहा कि कुछ भी अच्छा होने लगता है तो क्रेडिट लेने। मान्यवर, ये स्थिति नहीं है, थोड़ा इसको शब्द को बदल देना चाहिए। कुछ भी अच्छा होने लगता है तो कुछ लोग कुढ़ने लगते हैं। आज का विषय दीजिए, बताइए। 2 दिन पहले तेजस पे उड़े तो एक महोदय यहाँ तक बोल गए तेजस क्रैश करने वाला है। मतलब लिमिट होती किसी चीज़ के ऊपर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश जी ने ये बात बोली कि दिस इज़ अ मास्टर ऑफ फोटो ऑप। और अगर मैं बात कहूँ अखिलेश जी, आपको ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा, क्रेडिट लेने के चक्कर में तो आपकी पूरी सरकार चली गई। हमारे यहाँ बिल्कुल ईमानदारी है, जो संवैधानिक पद पे बैठा उसी का क्रेडिट है। माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं, सरकार के मुखिया हैं, तो हम सारा क्रेडिट उनको देते हैं, क्योंकि संविधान में यही व्यवस्था है। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो पोखरण का विस्फोट हो या नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो या सेकेंड स्टेज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो, उनको क्रेडिट था। मगर अफसोस की बात यह है कि आपके यहां तो समस्या दूसरी थी। क्रेडिट प्रधानमंत्री को नहीं देना था, क्रेडिट तो किसी और को देना था, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन को देना था। इसलिए तमाम विज्ञापनों में नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन का चेहरा बड़ा और उनका छोटा आ जाता था। और जिसे जयराम रमेश जी ने कहा था मास्टर ऑफ फोटो ऑफ, मैं कहूंगा कांग्रेस के सामने समस्या थी डिजास्टर ऑफ फोटो ऑफ।
राहुल गांधी जी ने जब वो पर्ची अर्ची फाड़ी थी तो वो फोटो ऑप ही तो था, मगर उस फोटो ऑप से क्या हुआ? उनकी छवि भी खराब हुई, सरकार की छवि खराब हुई, और नियति का खेल देखिए कि उसी नियम के कारण कुछ समय के लिए इनकी सदस्यता चली गई थी। अब आप आइए, दूसरा डिजास्टर ऑफ फोटो ऑप क्या था? जब सदन के पटल के ऊपर प्रधानमंत्री जी के ये गले मिले या गले पड़े और उसके बाद जाके अपनी सीट पर जो हरकत की, वो डिजास्टर ऑफ फोटो ऑप था। अब मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं अखिलेश जी, आपके सामने समस्या आपकी पार्टी में किसी दूसरे क्रेडिट नहीं लेने देना है। भारत की अर्थव्यवस्था की जो शुरुआत हुई खोलने की, अगर सबसे बड़ा क्रेडिट किसी व्यक्ति को जाता है तो आपके प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को जाता है कि मतलब बताइए 1 बिलियन के नीचे वो इकोनॉमी पहुंच गई थी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो गया था, 1 बिलियन के नीचे था, वगैरह वगैरह। क्रेडिट देना ही नहीं है, क्योंकि क्रेडिट तो किसी एक के लिए रिजर्व रखना। हमारे यहां जो पद पे है उसका क्रेडिट है, और प्रधानमंत्री जी के साथ क्रेडिट की बात नहीं है। यहां क्रेडिट की तो बात ही नहीं, डिवोशन की बात है। 9.5 साल से अधिक हो गए, प्रधानमंत्री जी ने एक दिन की छुट्टी नहीं ली है। कोई भी विषय हो, आप उनकी तत्परता, निष्ठा और क्षमता भी देखिए कि अभी आपने देखा G20 में कि वो रात में लौटे आसियान समिट से, और उन्होंने रात में समीक्षा बैठक ली और सुबेरे लोगों को रिसीव करने के लिए खड़े हुए थे। इसलिए मैं कहता हूं ये शिद्दत भी होनी चाहिए काम करने की, और ये संवेदना। चलिए आप कहेंगे आज इस पे फोटो आप पे आ गए, ये बताइए जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना था तो प्रधानमंत्री जी ने उन्हीं श्रमिकों का सम्मान किया, उनके साथ बैठ के उन पर पुष्प वर्षा भी की थी, उनके पैर भी धोए थे। तो ये चीजें नहीं थी, ये मन का एक भाव है जो किसी भी कंस्ट्रक्शन करने वाले के साथ सदैव रहता है। ये बताइए, पहली बार ऐसा हुआ कि संसद भवन बना तो श्रमिकों के भी नाम और श्रमिकों के लिए भी एक जिसे कहते हैं उनको क्रेडिट देने की बात हुई, जो इससे पूर्व की किसी सरकार में नहीं। तो मेरे विचार से इन सारे विषयों को क्रेडिट और डिस्क्रेडिट के लेने के चक्कर में कांग्रेस पार्टी अथवा विपक्ष के लोग स्वयं डिस्क्रेडिट होते चले जाते हैं, क्योंकि विषय जमीन के अंदर टनल का हो या आकाश की ऊंचाई में लड़ाकू जहाज का हो, हर जगह एक ही पंक्ति में कहना चाहूंगा जो मैंने कल कहा भी था कि सही राह को छोड़कर जो मुड़े हैं वही देखकर दूसरों को कुढ़े हैं, बिना पंख तोले उड़े जो गगन में, न संबंध उनके गगन से जुड़े हैं, अगर उड़ सको तो पखेरु बनो तुम, प्रवरता तुम्हारे एक चरण चूम लेगी। इसलिए बगैर परवाह किए हुए पूरी निष्ठा क्षमता से आगे बढ़िए। ये कमेंट ना करते तो भी कोई बहुत लाभ राजनीतिक दृष्टि का नहीं होने वाला था, और ना इसके कमेंट करने से हमें कोई नुकसान होने वाला। बट यथार्थ दृष्टि से देखें तो थोड़ा बहुत नुकसान आपको ही हो सकता है। अब पता नहीं आपके यहाँ जो लोग सोशल मीडिया वाली बात है, ये निर्णय सोच समझ के लेते हैं या कोई हवा में कर देता है या शरारत में कर देता है, फिर आपको आके डिफेंड करना पड़ता है। ये तो आप ज्यादा बेहतर बताएंगे। ठीक है, अब मैं एक बड़ा गंभीर सवाल पूछ रहा हूं अखिलेश जी। एनडीआरएफ, एनडीएमए, उत्तराखंड सरकार, केंद्र सरकार, 20 एजेंसियां, होम मिनिस्ट्री, खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से लगातार बात करें, कुल 20 एजेंसियां लगी हुई हैं। ये जो अपडेट आपने किया कि ये तो फोटो ऑप के लिए ही आएंगे, इसके पीछे विचार क्या था अखिलेश जी, इस ट्वीट के पीछे? सुधांशु जी तो कह रहे हैं कि सोच समझ के आपके ट्वीट होता ही नहीं, कुछ भी कर देते हैं। जो भी हो, क्रेडिट 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 और क्रेडिट। अगर कोई ये कहे कि मोदी जी इसके पीछे नहीं भागते हैं तो ये तो असंभव सी बात है। डिपार्टमेंट का, मैं आपको क्रेडिट का छोटा सा उदाहरण देता हूं। अभी इन्होंने क्रेडिट अपने आप लेते हैं। संसद भवन का उद्घाटन, शिलान्यास होता है, कई बार उसका लोकार्पण होता है, फिर उसका उद्घाटन होता है। सबका मुखिया राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति नहीं बुलाए जाते हैं, उपराष्ट्रपति नहीं बुलाए जाते हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल में फिर वो आगे आ जाएंगे और कैमरे में उनकी फोटो आ जाएगी और उन्हें पत्थर पे उनका नाम लिखना पड़ जाएगा और क्रेडिट उनको चला जाएगा। क्या बात करते हो सुधांशु जी, ऐसी क्रेडिट की भूख और नंगी भूख, और आप दूसरे को नसीहत दे रहे हो। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? कुछ बताने की आवश्यकता है क्या? वो तो डिपार्टमेंट का छोड़ दीजिए, किसी दूसरे किसी भी डिपार्टमेंट के किसी मिनिस्टर को अपने डिपार्टमेंट के किसी काम का फोटो खिंचवाते या उद्घाटन शिलान्यास करते, शुभारंभ करते, कोई फोटो आज पिछले 10 वर्षों में आई है क्या? रक्षा मंत्री का कार्यक्रम होता है राजपथ पे, उसमें भी कैमरे में रक्षा मंत्री ना आ जाएं। क्या सोच है? आप
ट्विटर अकाउंट भी अगर डिपार्टमेंट का खुलता है तो साफ करेंगे, प्लेटफॉर्म का तो साफ करेंगे, रेल के इंजन का तो साफ करेंगे, डब्बे का तो साफ करेंगे, कुछ और होता है तो साफ करेंगे। प्रोटोकॉल में मुख्यमंत्री प्रेम के साथ गाड़ी में बैठना चाहिए, वो पीछे बेचारा पीछे पीछे दौड़ता है, वो साहब बैठे गाड़ी में चल देते हैं, 100-200 मीटर जाना होता है। मत सिखाओ भाई, ये बच्चा इस देश का जान रहा है कि कैमरे के पीछे रोजाना दिखता है, रोजाना। अभी लेटेस्ट तिरुपति में दिखा, रोज दिखता है। तो वो किस तरह की भूख है और क्या है, और लोग समझते हैं फिर भी अपने आप को बदलते नहीं हैं। ये भी एक आश्चर्य और जीवट की बात है कि किसी को कुछ कहना हो कहते रहा करो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। तो लोग 10 साल में किसी व्यक्तित्व कैसा है, उसका भाषा व्यवहार आचरण कैसा है, ये सब समझ जाते हैं। जो सार्वजनिक जीवन में उसको बताने उसकी आवश्यकता नहीं। मैंने आपसे कहा कि हमने सूझ थी, दूरदृष्टि थी, एनडीआरएफ की स्थापना की। किस तरह से अखिलेश जी, एक मिनट अखिलेश जी, अब आप मुझे गलत बोले हैं सही, लेकिन मुझसे नहीं रुका जा रहा है। एनडीए में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था 1996 या 7 का उड़ीसा साइक्लोन के बाद। एनडीए में जब बना था, क्योंकि तब एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर राहत और रिलीफ के काम आते थे, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उन्होंने बनाया 99 में। उसके बाद एनडीआरएफ, एनडीए में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हुआ, एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स हुआ, और उसके बाद एसडीआरएफ स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स। ये 99 में पूरा सोच लिया गया था, पूरा सोच लिया गया था। तो मैं माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं, जानकारी दुरुस्त कर रहा हूं। अगर मेरी कोई जानकारी गलत है तो आप मुझे दुरुस्त कर दीजिए। आप गलत तथ्यात्मक जानकारी दे रहे हैं। सुनिए, आप गलत तथ्यात्मक जानकारी दे रहे हैं। जो कांग्रेस ने बनाया उसको अलग एक फोर्स बनाई और उसमें हर तरह के एक्सपर्ट रखे और बाकायदा उनके अलग कैंप हैं, स्टेटों में है, करीब 14-15 स्टेटों में हैं। वो हर तरह के चीजों से अलर्ट हैं। जैसे एनएसजी है उसी तरह का एक बनाया कि तुरंत वहां पे पहुंच जाएंगे वो फोर्स इंडिपेंडेंटली। उनको इस तरह से ट्रेंड किया गया है। मैक्सिमम इसे पैरामिलिट्री फोर्स के लोग लिए गए हैं, मैक्सिमम उसे ही लोग हैं। तो उसकी तुलना उससे मत करिए। ये बाकायदे एक अलग फोर्स खड़ी की गई। अरे सर, एनडीए का पार्टी एनडीआरएफ है चीजों से निपटने के लिए। चलिए आप अपना काम कर रहे हैं, करते रहिए, ठीक है। आप तो बड़े भाई, आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब मैं जवाब में नाम मत डालना। अखिलेश जी का लंबा वक्तव्य कुछ भी मैं नहीं बोलता हूं, मैं तथ्यात्मक बोलता हूं। अखिलेश, सुधांशु जी बताइए, कुछ भी नहीं बोलता। क्रेडिट, अब आप इसका भी क्रेडिट ले रहे हैं कि एनडीआरएफ तो इन्होंने बनाई। अच्छा, अखिलेश प्रताप सिंह जी ने। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, जो उन्होंने बात कही स्पष्ट रूप से, एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के लिए एक प्राधिकरण बनाया गया, एक संस्थान बनाया गया अटल जी के समय में। अखिलेश जी के संज्ञान में मैं याद दिला देना चाहता हूं, दर्शक भी चेक कर सकते हैं, एनडीएमए का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है। जिन्होंने कहा ना प्रधानमंत्री क्यों उसके ऊपर एक्टिव थे और उसके बाद दूसरे क्यों नहीं एक्टिव थे और फला मंत्री नहीं थे, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अब वो अथॉरिटी के अंदर भिन्न भिन्न चीजों को टैकल करने के लिए फोर्स बनेगी। आपकी बात सही है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स बनी। कोई भी फोर्स होती है तो वो स्वाभाविक रूप से रक्षा मंत्रालय के गृह मंत्रालय के परव्यू में आती है अंदर, मगर वो फोर्स तो अलग अलग प्रकार की होगी ना। समुद्र में साइक्लोन आएगा तो उनकी एक्सपर्टीज अलग होगी, जलीय क्षेत्र में काम करने की। यहां पहाड़ में टनल है तो उसके ऊपर काम करने की एक अलग दक्षता होगी। कहीं आग लग जाएगी तो उसकी एक अलग दक्षता होगी। कहीं पर भूकंप आ जाएगा तो उसकी एक अलग दक्षता होती है। तो फोर्स के तो डिफरेंट डायमेंशन है। तो मूलतः तो एक अथॉरिटी थी जिसके अंदर भिन्न भिन्न चीजें बनी। इसको लेकर किसी प्रकार की किंतु परंतु करने का क्या प्रयास करना। मैं तो सिर्फ यह बात कहना चाह रहा हूं, देखिए, जहां क्रेडिट डिस्क्रेडिट की बात है तो मैं केवल ईमानदारी से यह बात कहना चाहता हूं कि क्रेडिट लेने के चक्कर में तो कांग्रेस के लोगों ने अपनी पूरी सरकार, पूरी पार्टी की छवि की तिलांजलि दे दी कि क्रेडिट एक व्यक्ति के पास रहना चाहिए। अब उदाहरण के लिए अभी देखिए, मतलब मैं चलिए उस विषय पर नहीं जाता हूं, अन्यथा इस समय थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, कि एक मैटर में सरदार बोल दिया गया था ना प्रधानमंत्री जी के द्वारा। अब सरदार कौन है? टेक्निकली सरदार तो खड़गे जी हैं,
मगर सरदार कोई और है। यह साबित करने के लिए, मतलब क्रेडिट छोड़िए, डिसक्रेडिट लेने के लिए जिस ढंग से उड़ता तीर अपने ऊपर लेने का प्रयास कांग्रेस के द्वारा किया जाता है, मुझे लगता है कांग्रेस को इस चीज से बचना चाहिए। और इस ढंग की आपदाओं के समय में देश में एक प्रकार की भावना रहनी चाहिए। जैसे आप देखिए दुनिया किसी भी दूसरे देश में इस ढंग का डिजास्टर आता है तो सब के सब एक हो जाते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, इजराइल हमास का युद्ध हुआ, कितना भयानक नेतन्याहू के खिलाफ पिछले 6 महीने से आंदोलन चल रहा था। तुरंत विपक्ष ने सारा आंदोलन रोका और विपक्ष के नेता नेतन्याहू के नेतृत्व में आकर शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि हम सरकार के साथ हैं। यहां पर भैया किसी विषय पे गलवान में कुछ हुआ, हमारी सरकार कह रही उसका नहीं मानना, जो चीन कह रहा उसका नहीं मानना, जो इंटरनेशनल एजेंसीज ने कहा नहीं मानना, उसके ऊपर इसलिए मैं रहा हूं क्रेडिट डिस्क्रेडिट के चक्कर में मत करिए, देश को क्रेडिट दीजिए, सारे देश के लोगों को, इन सारे लोगों ने जो काम किया है इनको, और आप सिर्फ मोटिवेशन का काम करिए। मगर समस्या क्या है कि कांग्रेस के सामने एक कहावत होती है, उसे शब्दशः न लिया जाए। रामचरितमानस की एक चौपाई अखिलेश जी आप जरूर जानते होंगे, आप पूर्वी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, कि ऊंच निवास नीच करतूती, मतलब शब्दशः न लिया जाए, ऊंच निवास नीच करतूती, देख न पाए पराई विभूति। अरे भाई काय बात का क्रेडिट की बात आप कह रहे हैं, तो क्रेडिट तो मॉर्निंग कंसल्टेंट विश्व के सारे नेताओं में मोदी जी को लगातार कई साल से दे रहा है। ऐसा कोई भारत का प्रधानमंत्री या किसी भी दूसरे देश का प्रधानमंत्री टॉप पे रहा हो। तो यहां क्रेडिट डिस्क्रेडिट की बात नहीं है, यहां डेडिकेशन और डिवोशन की बात है, अर्थात श्रेय मार्ग की बात नहीं है। जिसे एक दार्शनिक भाषा में कहते हैं 2 मार्ग होते हैं ना, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग, यानी जिसमें आप प्रेम पूर्वक काम करें। मान्यवर, हम प्रेय मार्ग की तरफ हैं, आप श्रेय मार्ग को लेकर जिस प्रकार के कार्य कर रहे हैं उस कारण से आप निश्रेयस होने की संभावना अधिक हो रही है। नहीं, लेकिन इनका एक बात सही है सुधांशु जी कि प्रधानमंत्री हर चीज का क्रेडिट लेने में लगे रहते हैं, चाहे वो संसद का उद्घाटन हो या फिर खाली टनल में जीप के ऊपर हाथ हिलाना। अखिलेश जी इसी का एक्सटेंशन था उनका आज का ट्वीट। अखिलेश जी ठीक सवाल पूछा मैंने, एकदम सही। सुनिए, आप बिल्कुल आप ये बता रहे हैं कि नेतन्याहू का उदाहरण दे रहे हैं कि नहीं, मैं आएंगे सुधांशु जी जवाब दे लें, उसके बाद अखिलेश जी मैं आप ही के पास आऊंगा। अखिलेश जी अभी मैं जवाब, मुझसे सवाल पूछा गया, अखिलेश जी मुझसे सवाल पूछा गया। देखिए संसद वाले विषय पे मैं बता देना चाहता हूं, भारत की संसद की डेफिनेशन क्या है, राष्ट्रपति और दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति संसद से ऊपर है, इसलिए उद्घाटन के समय राष्ट्रपति नहीं आएगा, वो तो साक्षात संसद का स्वरूप है, उसके आदेश पर संसद खुलती है, संसद एग्जिस्टेंस में आती है, संसद एक्टिवेट होती है। कुछ कुछ आप ऐसे समझिए कि जैसे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित देवता बैठे होते हैं, तो भैया देवता दरवाजा नहीं खोलते हैं, वो मंदिर की प्रबंध समिति वाले खोलते हैं, जो वहां के कार्यकर्ता होते हैं, जो व्यवस्था में होते हैं वो। तो हमारी संसद की डेफिनेशन संविधान में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति उससे ऊपर था, पर राष्ट्रपति से इतनी हमदर्दी थी तो राष्ट्रपति का विरोध क्यों किया था? संसद में राष्ट्रपति के पहले अभिभाषण के बारे में क्यों बाइकॉट किया था, जबकि ये नहीं होता है? और उससे ज्यादा दुखद बात क्या कहा जाए, आपके नेता प्रतिपक्ष ने यह कह दिया था कि वो राष्ट्रपत्नी शब्द बोल दिया था और फिर कहा मैं तो गैर हिंदी भाषी हूं। अखिलेश जी, इतना तो हम और आप भी समझते हैं, भारत का कोई भी भाषा भाषी हो उसे पति और पत्नी शब्द का मीनिंग न पता हो, अब इसे क्या कहा जाए, हिमाकत कहा जाए, शरारत कहा जाए या क्या कहा जाए, ये तो आपके ऊपर छोड़ता हूं। इसलिए जब राष्ट्रपति की बात करते हैं तो मुझे तर्कसंगत नहीं लगता। और जो बात दीपक जी ने कही, प्रधानमंत्री जी के श्रेय की बात नहीं है, देश के मजदूर को लगना चाहिए कि हमारा प्रधानमंत्री हमारे साथ खड़ा है। जैसे अभी हमारे विशेषज्ञ कह रहे थे कि जब मजदूर वहां से निकलेंगे तो उनकी शारीरिक के साथ साथ उनकी मानसिक और मनोवैज्ञानिक शक्ति की भी जरूरत होगी। जब 60 मीटर उनको कोहनी के बल चलते हुए आना होगा, जबकि वो इतने दिनों से अंदर है, वो कितने कमजोर होंगे, कुछ बीमार होंगे, किस स्थिति में होंगे, तो वो मनोवैज्ञानिक संबल उन्हें मिलता है यदि उन्हें लगता है कि मतलब अभी कोई ऐसा बात क्या फाइनल हुई है उसकी, मगर यदि उन्हें लगे कि कोई सर्वोच्च नेता आकर हमारे स्वागत में खड़ा हुआ है तो उनका मनोबल बढ़ता है। और वो प्रधानमंत्री सिर्फ मोदी जी नहीं है, वो 140 करोड़ भारतीयों के प्रतिनिधि, उन्हें लगता है देश हमारे साथ खड़ा है, देश की भावना का प्रतीक हमारे साथ खड़ा है। तो मुझे लगता है कि उस समय उनको जो एक मानसिक संबल चाहिए, जो मनोवैज्ञानिक संबल चाहिए, वो उससे प्राप्त होता है। इसको इस रूप में देखना चाहिए। ठीक है अखिलेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मेरे ख्याल से हमारे पास कितने मिनट है, दोनों में हम बराबर बांट दें, मतलब कोई अन्याय ना कर दें। 5 मिनट हमारे पास है। मैं एक कमेंट पीके मिश्रा जी से भी लेता हूं, फिर दोनों पे आ जाऊंगा। पीके मिश्रा जी, आपने पूरी बहस सुनी, एज एन एक्सपर्ट आप क्या कहेंगे इस पे? मैं दोनों को सुन रहा था और दोनों को मैं
नमस्कार देता हूं। ये जो घड़ी है, ये घड़ी वो है, देश चाहता है कि हमारा 41 जवान जो मज़दूर है, मैं उनको जवान बोलता हूं, मेरे 41 जवान मज़दूर सकुशल बाहर निकल आए और मेरे जवान जो वहाँ काम कर रहे हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ, आईटीबीपी और जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, उनका जो श्रम जो है वो खाली न जाए। और मैं चाहता हूँ कि आज का चांद वो देखे और वो सकुशल, अभी बता रहे थे सुधांशु जी कि उनको मनोवैज्ञानिक उपचार भी दिया जाना चाहिए, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह, मेडिकल असिस्टेंट्स वगैरह सब कुछ तैयार है और मॉक ड्रिल भी ख़त्म हो चुका है। सिर्फ इंतज़ार हो रहा है कि 41 मजदूर, और वो मैं क्लियरली बताया था कि वो एक साथ में नहीं आ सकते, उनको आने के लिए 3 घंटा समय लगेगा, 2 से 3 घंटे का समय लगेगा एक बाय एक आने के लिए स्ट्रेचर में, क्योंकि 60 मीटर उनको दूरी तय करना है और वो अपना ऑक्सीजन सिलेंडर ले करके उनको लेना पड़ेगा। फिर वो जो ट्रॉली है वापस जाएगा, दूसरा आएगा, एक ही आपका पाइप है, एक ही पाइप में आएंगे और वापस जाएगा ट्रॉली। तो इसमें टाइम टेकिंग है और हम चाहते हैं कि वो इकट्ठे आ जाए, वो नहीं होगा, टेक्निकलिटी इसमें है। और वो मज़दूर कौन पहले आएगा, एक तो उनका मनोबल कितना है, उनका एज कितना है और उनका अभी जो हालत क्या है अंदर में, उनको देख करके डिसीजन लेना पड़ेगा कौन किसको पहले देना पड़ेगा। और मॉक ड्रिल के बाद डेफिनेटली तय हो चुका है कि वो उनको कैसे कौन कौन पहले आएंगे और कैसे उनको बाहर निकाला जाएगा, निकालने के बाद उनको हॉस्पिटल में कैसे पहुंचा जाएगा, ये सब कुछ तय किया गया है, सुचारू रूप से सब हो जाएगा। ठीक है, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, 17 दिन से पूरा देश 140 करोड़ लोग इस खबर में कि मजदूर भाई हमारे 41 बाहर आए, श्रमवीर अपार्ट, मैं ये भी कहूंगा कि पॉलिटिकल लाइंस भी नहीं, देश का हर इंसान चाहता है अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज कि 41 मजदूर हमारे बाहर आएं, और इसीलिए 20 एजेंसी लगातार सतत काम कर रही है और पूरे देश का हर आदमी दुआ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि हमारे मजदूर भाई भारत आएं। ये हमारे लोकतंत्र की ताकत है, हमारी डेमोक्रेसी की ताकत है कि आज 41 श्रमवीर, जो शायद अगर 20-25 साल पहले, 30 साल पहले अगर ये घटना हुई होती तो पता नहीं क्या हालात होते, लेकिन आज इतने जागरूक हैं हम कि इस जागरूकता के चलते सरकार पर भी एक दबाव है कि 41 मजदूरों को जल्द बाहर आना चाहिए और उसके लिए हर संभव काम हो रहे हैं। अखिलेश जी आपका क्लोजिंग कमेंट, फिर सुधांशु जी आपका। देखिए, जब बीजेपी के लोग ये बार बार कहते हैं कि समय पे राष्ट्र के साथ हो जाना चाहिए, अपना भूल जाते हैं। कभी भी हुआ हो, अटल जी के समय भी जब भी तमाम घटनाएं हुई, सबसे पहले कांग्रेस ने, सोनिया जी ने, मनमोहन सिंह जी ने, हमारे नेताओं ने कहा कि हम देश, जो निर्णय लीजिए हम पूरा देश आपके साथ है। लेकिन बीजेपी हमेशा उस घड़ी में भी सरकार को कोसरे से मौका नहीं चुकी। अभी मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, 26/11 को गोलियां चल रही थी, अभी मारे नहीं गए थे आतंकी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मनमोहन सिंह को कोस रहे थे। ये किस मुंह से उदाहरण देते हैं भाई? इन्हें नेतन्याहू की बात करते हैं, किस मुंह से ये सब बात करते हैं? हर चीज में क्रेडिट लेना। अगर बांग्लादेश वार की बात करेंगे तो कहा मैं भी उसमें हिस्सा था। हर चीज का हिस्सा बन जाते हैं, हर चीज का क्रेडिट बताने लगते हैं, चाहे गौतम बुद्ध का है, चाहे चीन के राष्ट्रपति का है, कुछ का है, हर चीज से अपने आप को जोड़ लेते हैं, चाहे वो हजारों साल पुरानी हो। ये सब बातें लोग समझ रहे हैं। ठीक है। और जिस प्रकार से भौड़े तरीके से राष्ट्रपति के न बुलाए जाने का इन्होंने जस्टिफिकेशन दिया, वो तो खैर अद्भुत ही है। क्या करेंगे बेचारे सुधांशु? अखिलेश जी, अब मेरे पास सुधांशु जी के लिए सिर्फ 1 मिनट है। सुधांशु जी, चाहे मंदिरों का वो शिलान्यास, मूर्ति पूजन, उद्घाटन सब यही है। शंकराचार्य भी देश के यही है। बस फोटो जहां पे आती हो, देश के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत करके, अपने आप को सब कुछ दिखाने की, अरे भाई कुछ करो, काम बोलता है। अच्छा, जवाब ले ले अखिलेश जी, जवाब दीजिए। की बड़ाई हो जाएगी। यहाँ सिर्फ साहब बोलता है, काम तो कुछ नहीं बोलता, साहब ही बोलता है। दिखाने से किसी के बारे में वो फाइटर प्लेन में तेजस भी उड़ रहे हैं तो हवा में बाय बाय कर रहे हैं।
अरे अगर हाथ उठाना था तो बोले होते जय हिंद। सुनिए, वहां पे हाथ अरे भैया, टाटा आप किसको हमारे कर रहे हो भाई? बोलने का आदत टाइम पड़ी है। रख ले जी। जय हिंद बोले होते अब तो हम भी सलूट करते, हम हाथ हिला रहे हो। भाई सभी इतना सा भी ज्ञान रख लो ना कि अगर आप फाइटर प्लेन में उड़े हो, जहाज में जा रहे हो सेना के, ठीक है, रुकिए ना प्लीज, रुकिए ना, सुधांशु जी के लिए वक्त नहीं बचा। बोलो जय हिंद। अखिलेश रुक जाइए प्लीज, बार बार रिपीट सुधांशु जी। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि केवल फोटो दिखने से किसी का काम बनता है या काम तमाम होता है, तो मान्यवर कुर्ते के ऊपर जनेऊ बनने से, काम दिखाने से काम बन जाता, पर काम नहीं बना, काम तमाम हुआ। और मैं सीरियस दृष्टि से ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी तो शायद इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो उस मजदूर वर्ग से उठ के आए हैं। उन्होंने प्लेटफॉर्म पे चाय बेची है, उनकी माता जी ने बर्तन मांजे हैं बुरे दौर में जिंदगी में। ये प्रधानमंत्री जी ने भावुक होकर स्वयं बताया था। आपके जनाब की तरह नहीं है कि मुंह में चांदी का चम्मच लेके आए हो, तो व्यक्ति को लगता है ना कि मेरे पीछे लोग थे। अगर तो इस कारण से एक अलग प्रकार की संवेदना भी नजर आती है। तो इसलिए फोटो आप उनके लिए होता है जिनके लिए गरीबी एक माइंडसेट है। राहुल गांधी ने बोला था ना, गरीबी एक माइंडसेट है, तो माइंडसेट वालों के लिए फोटो आप मैं यहीं पर रुकूंगा, चलते चलते मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारे हाथ प्रार्थना के लिए उठे हुए हैं और आज ही वो शुभ घड़ी बस आने वाली है। जी न्यूज़।